2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीडे इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो हम देखिए हिस्ट्री का जो सेशन हमने स्टार्ट किया था मेडिएवल हिस्ट्री का, तो आज उसी का जो इस्लाम धर्म हमने पढ़ा था बच्चों, उसी से आगे शुरुआत कर रहा हूँ मैं। चलिए पहले उसी पे थोड़ी कुछ बात करते हैं कि जब हमने इस्लाम धर्म सीखा था बच्चों, तो इस्लाम धर्म के बारे में आपने ये पढ़ा कि सर इस्लाम धर्म जो ओरिजिन हुआ है, तो ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, ये अरब में, यानी कि सर अरब का एक सिटी था मक्का, जहाँ पे 570 में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब यानी कि जो इस्लाम धर्म के फाउंडर हैं उनका जन्म हुआ था। किस कास्ट में हुआ था, कुरैश कबीले में। उसके बाद में फिर आपने पढ़ा था कि जब 610 के टाइम पर, कब, जब उनकी एज 40 ईयर्स थी, उस टाइम पे उनके पास में क्या होता है कि एक दूत आता है ईश्वर का जिसका नाम था जिब्राइल, उनके माध्यम से पीएमएस को इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जो उनके पेरेंट्स थे वो तो बचपन में उनकी डेथ हो जाती है जब वो छोटे रहते हैं। तो आपने सीखा था बच्चों कि 622 में पीएमएस मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे, मदीना चले गए थे। जब पीएमएस मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे तो इस घटना को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है, हिजरत कहा गया है। ठीक है, उसी टाइम पर क्या होता है, इस्लामिक लूनार कैलेंडर की शुरुआत हुई, ये आपने सीखा था। फिर वहाँ पे जाके मदीना में क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसकी रचना हुई वहाँ पे। उसके बाद में मक्का पर उन्होंने क्या किए थे, वहाँ से 3 अटैक किए, जो आपने पढ़ा था। लास्ट में आपने पढ़ा कि बच्चे 632 में पीएमएस की डेथ हो जाती है और उन्होंने अपने किसी भी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। जब उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था तो फिर आपने क्या पढ़ा था, खिलाफत पॉइंट्स। देखिए ये जो सिस्टम है, तो खिलाफत की जब शुरुआत हुई तो 4 खलीफा हुए इस्लाम धर्म में जनरली, जो मुख्य हैं, जिनमें आपने पढ़ा था एक का नाम अबू बकर, एक कौन थे बच्चों उनके बाद में आए थे, उमर के बाद में कौन बने थे बच्चों, उस्मान, और उस्मान के बाद खलीफा कौन बने थे, अली। यहीं से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चे में कि देखिए जब आपने ये देखा था कि अबू बकर कब से कब तक रहे थे, तो जो अबू बकर का जो टाइमिंग था 632 से लेकर 34 तक, केवल ओनली फॉर 2 ईयर्स। उमर की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 634 से इनका टाइमिंग ड्यूरेशन था 44 तक। उस्मान का जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहा है बच्चों 444 से लेकर 56, और इनके बाद में अली का टाइम आता है 656 से लेकर 661 तक। ठीक है गाइस, चलिए तो आपने ये सब पढ़ा ऑलरेडी कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन सब के बारे में आपने सीखा था कि सर ये तीनों पीएमएस यानी कि जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, ये उनके स्टूडेंट थे, और अली जो हैं ये उनके दामाद थे। उनके बाद में, इनकी डेथ के बाद में क्या होता है बच्चों, अली के बाद में मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि उसके बाद जो कुरैश कबीला था वो आगे चलकर 2 अलग अलग वंश में डिवाइड हो जाएगा, उम्मिया वंश में और हाशमी वंश में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से क्या हो जाती हैं, 2 अलग अलग संप्रदाय स्टार्ट हो गए, एक हाशमी और एक उम्मिया वंश। उम्मिया क्या था बच्चे, यहाँ से याद रखेंगे कहाँ से, इसके बाद की घटना ये चल रही है जहाँ से हमने छोड़ा था। तो अगर उम्मिया, तो एक्चुअली उम्मिया कौन सा वाला ग्रुप है, जिनके पास में राज सत्ता है, जिनके पास में शासन की। देखिए ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने डिफरेंट एग्जाम में एज ए कूटनीति वाले जो प्रश्न आते हैं कि ए और आर सही है या ए और आर दोनों सही हैं पर उसका ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह की जानकारी को यूज़ करके प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैसे ये प्रश्न आपने क्या सीखा कि कुरैश कबीला आगे उम्मिया और हाशमी कबीले में डिवाइड हो गए, 2 अलग अलग ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो गए। हाशमी कौन सा कबीला था, जो पीएमएस की फैमिली से रिलेटेड था। ठीक, उम्मिया कबीला कौन सा था, जहाँ पे जो यजीद वाला था वो ये वाला डिपार्टमेंट। तो उम्मिया कौन सा, जबकि वो जिनके पास में राज सत्ता, जिनके पास शासन की बागडोर है, तो इनके पास क्या थी बच्चों, उम्मिया वंश के पास में, इनके पास में शासन की बागडोर थी। तो शासन कौन लोग संभालेंगे, उम्मिया वंश के। और सेकंड थिंग्स यहाँ से ये भी सीखने को मिलेगा कि जो उम्मिया वंश के जो सम्राट होंगे, इन्हीं वंश के पास में क्या था बच्चों, मोनोपोली राइट्स, एकल अधिकार, उच्च पदों पर केवल उम्मिया वंश के लोगों को ही रखा जाएगा, हाशमी डिफरेंट किसी भी कम्युनिटीज के लोगों को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इनके पास में कैसा अधिकार था, मोनोपोली राइट्स, एकल अधिकार या एकल अधिकार। बच्चों एकल अधिकार का मतलब क्या होता है, एकल अधिकार का मतलब ये है इस वंश के जितने भी इस वंश के जो सम्राट होंगे या इस वंश के जितने भी अवाम हैं, उन्हीं में से उच्च पदों पर लोगों को रखा जाएगा। इस वंश के अलावा किसी बाहर के वंश के किसी भी व्यक्ति को उच्च पद पर नहीं रखा जाएगा। उसको क्या कहते हैं हम, एकल अधिकार या मोनोपोली राइट्स। अगर आप इस वंश के टाइम की बात करते हैं तो बच्चों उम्मिया वंश के शासकों ने 661 से 750 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है।
और इस वंश में कुल कितने सम्राट हुए हैं? 14 शासक हुए हैं। देखिए एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं तो वो पीएमएस वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे। ये सब यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है। जो भी बच्चे या तो पीसीएस या फिर आईएएस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये केवल स्पेशल उनके लिए है। तो मैंने यहाँ से कहा टोटल कितने शासक हुए हैं। आपको जर्नली एक रफली ग्राफ के माइंड में याद रखना होता है कि उमैया वंश में कुल 14 शासक हुए हैं जिन्होंने 90 ईयर तक शासन किया है, 90 वर्ष तक शासन किया है। किसी का नाम नहीं पूछा जाएगा कि क्योंकि एसएससी का कुछ एग्जाम नहीं है। उसके बाद में प्रश्न ये है कि इस्लाम धर्म के पश्चात में जितने भी सब इस्लामिक वंश हैं, ये सब इस्लामिक वंश हैं। हम आगे जितने पढ़ने वाले हैं, तो कौन सा इस्लामिक वंश था जो राजनीति में बिलीव करता था? उमैया वंश के जो शासक थे तो बच्चों वो राजनीति में बिलीव करते थे, पॉलिटिक्स में भी बिलीव करते थे। लेकिन अगर आप इनको देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर आप देखेंगे तो उमैया वंश के जो शासक हुए हैं वो कैसे हैं? बहुत ज़्यादा स्टोन हार्ट मतलब काइंड हार्टेड, दयालु हैं, उदारचित्त हैं। ये उदारचित्त का मतलब एक तरह से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक दयालु शासक हुए हैं इस वंश के। और इसीलिए इस वंश के शासकों ने देखिए प्राधिधर्माध्यन समाज की स्थापना की है। एक ऐसा समाज जो धर्म के अनुसार चलाया जाए और जिसके अंदर खुशहाली को लागू किया जाए। इसीलिए इस वंश के शासकों ने सभी समस्याओं का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, व्यवहारिक सॉल्यूशन ढूंढने का क्या किया? प्रयास किया। याद रखें उमैया वंश के जो शासक हैं वो व्यक्तिगत दृष्टि से दयालु नेचर के थे। इसीलिए इन लोगों ने जिस समाज की एक स्थापना की वो किस पर आधारित था? वो रिलीजन से पे बेस्ड था। दूसरी बात, इस वंश के शासकों ने क्या था? जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनका प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया। सेकंड पॉइंट पे अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो साम्राज्य था इनका, जो जितना जहां तक साम्राज्य था वो लैंग्वेज और जाति के बेस पर उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, यानी कि उसमें किसी तरह का भेदभाव से वो दूर था। इसी तरह से इस वंश के शासकों ने क्या किया? एक ऐसे समाज की व्यवस्था, एक ऐसे साम्राज्य व्यवस्थित करने का प्रयास किया जो सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि एक व्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। और याद रखेंगे जितने भी इस्लामिक वंश आएंगे, चाहे वो पीएमएस के हाशमी वंश के रहे हों या उमैया वंश के, अब्बासी वंश के, आगे जितने भी, उन सभी वंश के शासकों में से सबसे ज़्यादा निरंकुश शासक जो माने जाते हैं वो कौन से वंश के माने जाएंगे? यहाँ पर। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट की है ये सब यूपीएससी से रिलेटेड पूछी गई है गाइस। उसके बाद में हम बात करेंगे अब्बासी वंश। अगर आप अब्बासी वंश की बात करेंगे तो इसी वंश के कबीलों में से एक नया वंश निकल कर आता है बच्चों, अब्बासी वंश। ये भी एक मुस्लिम वंश है जो किसके बाद में, पीएमएस के बाद के जो या खिलाफत के बाद में जो वंश स्टार्ट हुए। तो अब्बासियों ने क्या काम किया? अब्बासियों मतलब अब्बासी वंश के शासकों ने ईरानियों और ईसाइयों के साथ में मिलकर उमैया वंश को समाप्त किया। यानी कि इस वंश को जो समाप्त किया है वो किन्होंने किया था बच्चों? अब्बासी वंश के सम्राटों ने किया था। ईरानियों के, ये कई दफा कोट करके मालूम किया, मैं वापस कह रहा हूं यूपीएससी में जब कोटिंग करके प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि ईरानियों और ईसाइयों की मदद से अब्बासियों ने किनको हराया था, या फिर अब्बासियों ने उमैया वंश के शासकों को या सम्राटों को किसकी हेल्प के साथ में मिल हराया था? तो वो ईरानी और शियाओं के साथ में मिलकर। उसके बाद में इस्लामिक इतिहास, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो इस्लामिक इतिहास में जितने भी मुस्लिम वंश हुए हैं उन सभी वंशों सबसे लंबा शासनकाल हुआ है अब्बासी वंश के शासकों का। 33 शासकों ने 500 सालों तक शासन किया है। अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे, सर अब्बासी वंश के जो शासक हुए हैं तो इसमें क्या था कि 33 सम्राट हुए। 33 सम्राटों में से 500 वर्ष तक इन लोगों ने क्या किया बच्चों? शासन किया। और याद रख लेंगे इस 33 में से जो स्टार्टिंग के जो प्रारंभिक के 8 शासक थे इनको कहा गया है खलीफा। क्या कहा गया बच्चों? खलीफा। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है बच्चे, चलिए मिस हो गया था। क्या प्रश्न था कि अब्बासी वंश के कितने शासकों को खलीफा कहा गया था? तो प्रारंभिक के जो शुरू के 8 शासक थे उनको। उसके बाद में अगर अब्बासी वंश के शासनकाल की बड़ी उपलब्धि अगर हम देखते हैं जो प्रश्न में कोट करके पूछी जाती हैं तो वो उच्च पदों पर अरबों का एकल अधिकार समाप्त। यानी कि अब्बासियों ने क्या काम किया? पहले ये परंपरा थी कि साम्राज्य में जो शासन में जो प्रशासन सिस्टम चलाया जाएगा, दरबार में जैसे सम्राट हो गया, उसके नीचे वजीर हो गया, इनके नीचे और पहरेदार वगैरह हो गए, तो जो उच्च पदों पे जो सैनिक वगैरह रखे जाते थे, जो भी लोग भर्ती होते थे वो सब अरबी होते थे। यानी कि उच्च पदों पे जो नियुक्तियां होती थी वो किनकी होती थी बच्चों? पहले अरबों की होती थी। लेकिन अब्बासियों ने क्या काम किया? अरबों का जो ये एकल अधिकार था कि उच्च पदों पर सिर्फ अरबी रखे जाएंगे, इसको क्या कर दिया गया बच्चों? इन्होंने
समाप्त कर दिया। अब इसके साथ में क्या हुआ बच्चों, अब उच्च पदों पर गैर, देखिए मैंने कहा ना गैर अरबी, मतलब अरबों के अलावा भी ईसाइयों को, यहूदियों को और ईरानियों को भी शामिल किया गया। यानी कि अब उच्च पदों पर ईसाई भी, यहूदी भी और ईरानियों को भी क्या करने लगा बच्चों, नियुक्त किया जाने लगा। उसके बाद में बच्चों जो अब्बासी वंश के शासक थे, इन्होंने, अब्बासी वंश के शासकों ने एक ऐसा राज्य स्थापित करने का प्रयत्न यानी कि प्रयास किया जिसमें अरबों और ईसाइयों के समान अधिकार हों। यानी कि जितने भी राइट्स आपके पास में, अरबों के पास में या अरब्स के पास में, वही राइट्स हमें किसको प्रोवाइड करने हैं, ईरानियों के। यानी कि ईरानी और अरबों में अब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये प्रयास किन्होंने किया बच्चों, अब्बासियों ने। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक बात फिर से मैं यहां से कह रहा हूं, ये जितना भी मैं यहां पर कोड करके पढ़ा रहा हूं, ये सब वो प्रश्न हैं जो आपका डिफरेंट एग्जाम्स में यहां से मालूम किए गए हैं आपका इस्लाम धर्म से रिलेटेड। ठीक है गाइस, चलिए तो अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब उसके आगे देख लेते हैं। तो अब जैसे क्या हुआ बच्चों के जो अब्बासी शासक थे ना, तो इन्हीं अब्बासी शासकों में जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग के जो 33 सम्राट थे, उनमें के स्टार्टिंग के जो 8 थे उनको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। उन्हीं खलीफाओं में का एक कैंडिडेट जिसका नाम था हारून रशीद। तो हारून रशीद का टाइम पीरियड तो बच्चों ये था, इसी के समय में अब्बासी वंश के सम्राट जो था बच्चों हारून रशीद, इसने राज के वैभव को का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया। तो प्रश्न ये था बच्चों कि सभी वंशों में से सबसे ज़्यादा राज के वैभव किस इस्लामिक इतिहास के समय की घटना है, तो वो अब्बासियों के समय का है। उसके बाद में इसी हारून रशीद के शासनकाल में क्या था बच्चों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इमाम अबू यूसुफ। इन्हीं के समय में एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम है बच्चों, इमाम अबू यूसुफ। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का क्या नाम था बच्चों, किताब उल खिराज। और ये जो बुक है ना बच्चों, इसमें गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स की कुछ पॉलिसीज दी गई थी, जिसमें आपका जमीन और कर से रिलेटेड कुछ नियम कानून दिए गए थे। ये बात समझ में आ गई। तो इसका हवाला देकर भी आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। उसके बाद में बच्चों क्या था, अब्बासी जो वंश के सम्राट थे, तो 9वीं शताब्दी के अंत में जनरली इन लोगों का क्या होना शुरू हो गया बच्चों, पतन प्रारंभ। यानी कि इसका मतलब था कि ये वंश अल्टीमेट एक तरह से क्या होने लगा था, समाप्त हो गया था। जो इनका बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार था वो घटते घटते चारों तरफ विद्रोह स्टार्ट हो गए थे और अल्टीमेटली बहुत सारे क्षेत्रों पर डिफरेंट लोगों का अधिकार हो गया। और अंतिम क्षेत्र इनके पास क्या बचा था बच्चों, बगदाद, और लास्ट में ये भी इनसे छिन गया। उसके बाद में क्या होता है बच्चों कि आता है कि देखिए एक ताहिरी वंश की शुरुआत होती है। एक मामून, इस वंश का जो अंतिम सम्राट था ना बच्चों, उसका मामून, उसका एक सेनापति था जिसका नाम है ताहिर। इसी बंदे ने ताहिरी वंश की शुरुआत की, जो आपका 1820 से लेकर कब तक रहा है बच्चों, 32 तक। उसके बाद में आता है बच्चों समानी वंश। समानी वंश कब से कब तक रहा है, 1874 से 999 तक, और संस्थापक इस्माइली। एक वंश आया बच्चों सफारी वंश, 861 से 900 तक रहा ये, जिसका संस्थापक कौन है बच्चों, याकूब। यह एक ठटेरा था। दूसरी सबसे इंटरेस्टेड कहानी, सफारी वंश के जो शासक थे, जो आवाम थी ना, वो अपने आप को श्रमिक यानी कि मजदूर होने पे क्या करते थे बच्चों, गर्व करते थे। अब आप पूछें जर्नली सर इस तरह से ये आप पढ़ा क्यों रहा हो बच्चे में, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कई दफा से, ये आपका देखिए प्रीलिम्स टाइप के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस इस तरह के वंशों का नाम देके आपसे अरेंजमेंट लगवाया गया है। बात समझ में आ गई यहाँ से, क्योंकि आजकल देखिए यूपीएससी में क्या हो रहा है, यूपीएससी में कोडिंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। जायरी वंश का टाइमिंग है 928 से, नहीं याद रहे कोई दिक्कत। जायरी वंश का संस्थापक और इसके समय का क्या कि देखिए ये जो वंश है ना, साहित्यिक प्रोत्साहन के लिए क्या रहा है बच्चों, ये लोग फेमस रहे हैं। उसके बाद में जो देलमी वंश है, यहाँ से यहाँ तक रहा, और जो संस्थापक है वो हेबा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टेड ये कि इस वंश के जितनी भी जो जनता थी वो लोग कैसे थे बच्चों, ये एक सिया वंश था। और इस वंश का जो पतन है वो किसने किया था, महमूद गजनबी ने। उसके बाद में महमूद गजनबी ने इस वंशी सम्राटों को हरा कर क्या था, इस वंश के जितना भी साम्राज्य इसके अंडर में था उस पर अपने कब्जा कर लिया। चलिए गाइस अब हम आगे देखते हैं। देखिए नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपका एसएससी वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ मेजर पॉइंट्स है यहाँ पे, हम यहाँ से भी कई दफ़ा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में समझ लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ से लिखा गया बच्चे, मुसलमानों की इबादत गाह यानी कि जो प्रेयर पॉइंट है हम उसको क्या कहते हैं बच्चे, मॉस्क यानी कि मस्जिद। तो मस्जिद किसको कहा जाता है कि जो इबादत गाह है मुस्लिम्स की, उसको हम मस्जिद कहते हैं। अगर हम मस्जिद के इतिहास के बारे में या कुछ चीज़ें जानें तो बच्चे जो मॉस्क की जो मस्जिद का जो शाब्दिक अर्थ है तो बच्चे वह है प्रणाम करने की जगह। यानी मस्जिद किसको कहा गया, प्रेयर करना या प्रार्थना करने का एक स्थान। उसके बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मस्जिद हैं वो दुनिया में किस देश में बच्चों, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं भारत में। उसके बाद में दुनिया की पहली जो मस्जिद है तो वो मुस्लिम्स
समुदाय के अकॉर्डिंग किसको माना गया है बच्चों? काबा को, यानी कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद काबा को माना गया है, जो कहाँ पे है? मक्का में है। उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों भारत के रेफरेंस में, तो भारत की पहली देखिए जुमा मस्जिद वो है चेरामन जुमा मस्जिद। अब ये बहुत ओल्डेस्ट हिस्ट्री की बात है, यानी कि एक चेरामन जुमा मस्जिद है जो कब बनी थी? 629 ईसा पूर्व के समय की बात है बच्चों ये। अब ये जो जुमा मस्जिद थी जिसकी लंबाई 61 मीटर और जिसकी चौड़ाई 24 मीटर थी, और ये है कहाँ पे? एक गांव है मैथला करके, एक गांव है, कौन से ब्लॉक में पड़ता है ये? देखिए कोटगलूर नामक एक क्या है वहाँ का एक ब्लॉक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? त्रिशूर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? केरला में। तो ये केरल में एक जुमा मस्जिद है जो भारत की, जिसको पहली जुमा मस्जिद माना जाता है। लेकिन अगर हम एसएससी ओरिएंटेड एग्जाम के बेस पर देखा जाए तो कई दफ़ा प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में इस्लामिक पद्धति पर आधारित निर्मित पहली मस्जिद, या भारत में इस्लामिक पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद जो माना गया है बच्चों, वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, एम का मतलब मॉस्क यानी कि मस्जिद, जिसका निर्माण 1199 यानी कि 1199 में किसने किया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है ये? इस आप बताइए इसे कमेंट करके कि ये किस वंश का संस्थापक था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। अब उसके आगे में देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक मस्जिद है जिसका नाम है बच्चों 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर आपसे कभी ये पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो पहली बात तो ये भी प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है, तो बच्चों यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण कहाँ पर हुआ बच्चों? ये अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। अगला स्टेटमेंट के बच्चों 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वो कब? 1198 में। ठीक है गाइस, और किसने इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया इसका निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में एक आपको ये जानना है बच्चे कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इससे पहले क्या था बच्चों? यहाँ पे एक संस्कृत का विद्यालय था जिसका निर्माण किसने कराया था? देखिए 4th विग्रहराज ने कराया, जिसको हम बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में याद रखेंगे राजस्थान की तो बच्चों ये है पहली मस्जिद है, और भारत के इतिहास में ये प्राचीनतम सबसे दूसरी मस्जिद मानी जाती है। कौन सी? 2.5 दिन के झोपड़े को। उसके बाद में बच्चों चलिए हम बात करेंगे किसकी? दिल्ली की जामा मस्जिद। देखिए दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना बच्चे, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। बात समझ में? यहाँ से अगर ये प्रश्न आए कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर बच्चे इस मस्जिद पर आ जाए तो जनरली क्या बच्चे, इस मस्जिद के अंदर 3 गुंबद हैं और 2 मीनार हैं, और मीनार की हाइट भी पूछी जाती है। कितनी हाइट है बच्चों? 41 मीटर। तो इसकी चौड़ाई तो 27 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई 80 मीटर है। 3 दरवाजे हैं बच्चों इस मस्जिद में, वो मैंने आपको यहाँ पर बना दिए गए, और है कहाँ पर? ये पुरानी दिल्ली में। तो 3 दरवाजे, और इसका निर्माण हुआ था 1650 में शुरू हुआ था बच्चों, और 1656 में ये बनकर तैयार हुई। अर्थात दिल्ली की जामा मस्जिद को बनाने में कितना समय लगा था बच्चों? 6 साल। और ये प्रश्न आता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल सम्राट था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, उसी ने क्या बनवाई थी बच्चों? दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई है। उसके बाद में पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? अगर ये प्रश्न है तो सबसे बड़ा गुंबद भारत का कौन सा है? तो गोल गुंबद है, और गोल गुंबद कहां पर है? बीजापुर कर्नाटक में। ये इस गुंबद का जो निर्माण है वो देखिए याकूत ने कराया था 1656 में। और ये जो गुंबद है ना, ये कहां पर बना हुआ है? तो देखिए कर्नाटक में, जो बीजापुर में क्या है ना, मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है, यानी कि उसका मकबरा है। इसी मकबरे का गेट है आपका गोल गुंबद। उसके बाद में इसकी अगर हाइट पूछ ली जाए तो इसकी हाइट कितना है? इसकी हाइट है 51 मीटर। उसके बाद में एक अटाला मस्जिद, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चे। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? जौनपुर, और इसी जौनपुर में एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, जिसका निर्माण देखिए 1337 आपका 77 से 1377 से 1408 के बीच में इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। और जिसका आर्ट देखिए आर्किटेक्चर है, यानी कि इसकी वास्तुकला किस स्टाइल से है, तो वो सर्की स्टाइल के आधार पर ये बनी हुई है, जिसका निर्माण सर्की सम्राट किसने कराया था? इब्राहिम सर्की ने। क्या बात समझ आई यहाँ से? चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब हम चलिए गाइस, उसके बाद में अब बात करेंगे किस पे हम? बाबरी मस्जिद पे। तो देखिए बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा इस पे मतलब आपका वो हुआ है अभी हाल ही में, आपने न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो बाबरी मस्जिद सबसे पहले जानेंगे बच्चे कहाँ पे थी, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं है। तो बच्चों ये थी पहले अयोध्या शहर में, और किस मंदिर पे? तो ये भी प्रश्न आया बच्चों कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में किस पे बनाई गई थी? देखिए रामकोट पहाड़ी कभी पहले हुआ करती थी, जिसपे इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और अयोध्या कहाँ पड़ता बच्चों? फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यूपी में। उसके बाद इस मस्जिद का बच्चों जो निर्माण हुआ था, ये
1527 से 28 के दरमियान में। देखिए बाबर के कहने पर उसका एक सेनापति जिसका क्या नाम था, मीर बाकी, तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था बच्चों वो बाबर के कहने पर मीर बाकी ने किया था। उसके बाद में देखिए इसको जो डिस्ट्रॉय, नष्ट या विध्वंस जो किया गया था वो 6 दिसंबर 1992 को इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उस टाइम पे बच्चों देखिए लिखा ना, देखिए डेथ ऑल ओवर इंडिया, तो पूरे भारत में 3000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ बच्चों के इसको जो मस्जिद को जब तोड़ा गया तो उस पर क्या था बच्चों, एक जांच कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था लिब्राहन आयोग। तो प्रश्न ये आता आपके एग्जाम में कि लिब्राहन जो आयोग है इसका संबंध किससे, तो बच्चों इसका संबंध था बाबरी मस्जिद से। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 30 जून 2009 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके तहत 68 हिंदूज को क्या किया गया था, दोषी ठहराया गया था। अब इसके रेफरेंस में देखिए अभी इसको हटा के इसकी जगह पे किसका निर्माण किया जा रहा है बच्चों, राम मंदिर का। बाकी इससे करंट से रिलेटेड ये टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगा किसी दिन, ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में आप जितना अलग से पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। एक टॉपिक यहां से भी पूछा जाता है आपसे कि सर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जो मुल्क है ना, कई बार इनका नाम या अरेंजमेंट पूछा जाता है कि ज्यादा आबादी के बेस पे इनको अरेंजमेंट, तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम की जनसंख्या है वो कौन से देश में है बच्चों, वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के बाद में दूसरा कंट्री आता है पाकिस्तान, थर्ड नंबर पे भारत, फिर बांग्लादेश और इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, तो ये अभी हमने जो पढ़ा था बच्चों ओरिजिन ऑफ इस्लाम रिलीजन, या उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्री कमेंस प्लस एसएससी वगैरह में, वो मैंने कोशिश किया सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप करने की। उसके अलावा फिर भी आपके पास में बच्चे एक चीज़ याद रखिए, इनके अलावा फिर भी आप अपनी स्ट्रेटजी में अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेन चीज़ होता है कि देखिए जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली फिर उसको कर लेंगे ज़रूर। ठीक है, तो अब हमारा देखिए फर्स्ट फेज हमने स्टार्ट किया था, तो अब इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कौन सा, भारत पे अरबों का आक्रमण। तो ये क्लास हम देखेंगे इस कल, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।